सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में तीन चीजें लोगों को बहुत गहराई तक छूती हैं, उनकी जिंदगी पर असर डालती हैं। पहली चीज बॉलीवुड है, सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है। दूसरी चीज क्रिकेट है और तीसरी चीज राजनीति है। पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग जब अपनी क्रिकेट की पारी खत्म कर लेते हैं तो राजनीति में आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जब बॉलीवुड में एक ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं तो राजनीति में आ जाते हैं या आना चाहते हैं। लेकिन एक शख्स इन दिनों ऐसा चर्चा में है जिसकी बॉलीवुड की पारी, फिल्मों की पारी अभी खत्म नहीं हुई है, राजनीतिक पारी अभी उसकी शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में और राजनीति में दोनों जगह उस शख्स की धमक आजकल खूब सुनाई दे रही है। और जब मैंने इतना कह दिया तो फिर परिचय के मोहताज नहीं हैं आप लोग, जान गए होंगे, समझ गए होंगे। हम अनुपम खेर साहब की बात कर रहे हैं, जाने वाले एक्टर और एक्टिविस्ट और पद्मश्री, पद्म अवार्ड मिलने जा रहा है। अनुपम खेर जी हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर जी, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू अशोक जी। अनुपम जी, मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ आपसे इंटरव्यू करने में और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ। नर्वस इसलिए क्योंकि आजकल आप लोगों की धुलाई बहुत कर रहे हैं, जगह जगह जहाँ जाते हैं लोगों को धो देते हैं। और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा शुरुआत किससे करूँ। एक्टर अनुपम खेर के साथ, एक्टिविस्ट अनुपम खेर के साथ, या फिर एंग्री मैन अनुपम खेर के साथ। मैं एंग्री यंग मैन नहीं कर रहा क्योंकि जब आप फिल्मों में आए तभी आपके बाल नहीं थे, तभी भी आपको किसी ने एंग्री यंग मैन नहीं मारा। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या करा जाए। नहीं, आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। आप ये जो सारी आपने क्लासिफिकेशंस की हैं, ये तो लोगों की है जी। वही इंसान है जो इस देश में पैदा हुआ और यहाँ पढ़ा लिखा, अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इस मुकाम पे पहुँचा है। बहुत लोगों का साथ मिला, बहुत लोगों ने मुझे हेल्प किया, बहुत लोगों की दुआएं मिली। तो आप उस इंसान से बात कर रहे हैं हु इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। अगर सच बोलने की डेफिनेशन को आप बोलते हैं कि धुलाई करते हैं, तो सच में तो हमारे दादाजी और पिताजी ने सिखाया कि बेटा सच बोलना। अब अगर उससे उनको लगता कि किसी की धुलाई हो रही तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर देश के प्रति बोलना ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन बन रहे हैं, तो वो लोगों की छोटी सोच है। लोग हर किसी चीज़ में कोई ना कोई अभिप्राय ढूंढते हैं, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढते हैं, कोई ना कोई इसमें रखा क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। बिकॉज हम इतने ज़्यादा मार्केटिंग के मोहताज हो गए हैं कि हर चीज़ को हम एक इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। तो इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप ना नर्वस हैं ना आप कंफ्यूज हैं। आप शायद लोगों का परसेप्शन मुझसे पूछ रहे हैं कि आप नेता बनना चाहते हैं या एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल यही देख रहे हैं कि अनुपम खेर जो है वो बॉलीवुड में लगातार बने हुए हैं, हॉलीवुड में जा रहे हैं, वहाँ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए। सांसद बनती हैं किरण जी और एक्टिव हो जाते हैं अनुपम खेर जी। तो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि दरअसल अनुपम खेर जी, क्योंकि जाहिर तौर पे आप एक्टिव थे लेकिन फिर भी आपको बड़ा लंबा करियर है फिल्मों का, तो आपको हमने शायद शुरुआत के 10-15 साल इतना एक्टिव नहीं देखा जब आप फिल्मों में आए। सवाल एक्टिव होने का, पहले तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई ऐसा मकसद है नहीं जी। पर अगर देश के बारे में बात करना, आप उसको कहें कि अरे यार ये देश के बारे में बात करता है, इसका मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो ये सोच ही थोड़ी गलत है। ये सब शुरू हुआ बेसिकली जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का अन्ना हजारे का वो हुआ। मैं ये पूना में शूटिंग कर रहा था और मुझे एक दिन मनीष सिसोदिया साहब, जिनको मैं जानता तक नहीं था, उनका एक मैसेज आया कि हम यहाँ ऐसे। तो मैं टीवी पर देख रहा था कि काफ़ी लोग, मैं मनीष साहब को नहीं जानता था, मैं अरविंद केजरीवाल साहब का नाम सुना था बिकॉज उनको मैगसेसे से अवार्ड मिला था। अन्ना हजारे साहब को मैं जानता था, मतलब इन द सेंस उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि काफ़ी इन्होंने आंदोलन किए हैं और महाराष्ट्र में काफ़ी इन्होंने काम किया इसके प्रति। तो उनका मैसेज ये आया कि जी अगर आप हमारे इस आंदोलन में एक बार शक्ल दिखा दें तो हमें अच्छा लगेगा। सो आई फेल्ट कि, एंड जो मैं देख रहा था मुझे लग रहा था एक नए भारत का इतिहास रचा जा रहा है। तो हम पहुँचे इधर क्या नाम है इसका, जंतर मंतर में जी। और वहाँ पर हमें मंच पे बिठाया गया और ये सब लोग बैठे थे। तो वहाँ पर जो मैंने माहौल देखा, और मैं उससे पहले भी जो मेरे मन में होता है मैं बोल देता हूँ, मैं पोस्टपोन नहीं करता हूँ। मेरे जो आप
ज़िंदगी के रिश्ते हैं, मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि यार ये बड़ा मुंहफट आदमी है जो मुंह पे बोल देता है, डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो, क्योंकि वो मुझे सिखाया गया है, वो मेरी परवरिश वही हुई है, वो मुझे मूल्य जो लाइफ के हैं वो दिए गए हैं जी। अब उनको पॉजिटिव ले लीजिए, उनको नेगेटिव ले लीजिए। गलत चीज का विरोध करना, उसके खिलाफ आवाज, हाँ मतलब एटलीस्ट, हाँ बट वो थोड़ा एग्रेसिव लगता है कि गलत चीज का विरोध करना। हाँ कि अगर कुछ लगता है कि गलत, जैसे महेश भट्ट साहब ने मुझे सारांश की शूटिंग से 10 दिन पहले पिक्चर से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था, तो मैं सामान लेके उनके घर चला गया था मुंबई छोड़ने से पहले, उनको मैंने बोल दिया था कि मैं क्या महसूस, मेरा जो बैकग्राउंड वैसा ही है। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि यार मुझे ये बोलना चाहिए इसके बारे में। तो ट्विटर पे क्या होता है कि ट्विटर पे एक आज़ादी महसूस होती है कि आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, आप नहीं भी रिएक्ट करना चाहते हैं, आप डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये लोग इतना बोल रहे हैं, इसमें मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ। सो मैं काफ़ी जुड़ा रहा उस आंदोलन के साथ, उस बात से। फिर मुझे जब लगा कि ये पॉलिटिकल एक फॉर्म ले रहा है तो मैं उसमें से निकल गया। फिर जब आज से 8 महीने पहले सडनली लोग अपना अवार्ड वापस करने लगे और असहिष्णुता की बात करने लगे, इंटॉलरेंस की बात करने लगे, तो मेरे दिमाग में सीधा एक सवाल आया कि क्या इंटॉलरेंस पिछले 1 साल से या 8 महीने से हो रही है? अनुपम जी 1 मिनट आपको रोका, इंटॉलरेंस वाले उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले का एक बीच का जो हमने कड़ी छोड़ दी, मैं उस पर आना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जाहिर तौर पर अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, लोग उस समय बहुत हताश थे, देश में लोगों को लग रहा था कि करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है, 0,0,0,0 बढ़ते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। उसी बीच उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है, पहले तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलता है, उस बीच नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है। ये 2 चीजें हिंदुस्तानियों को एक उम्मीद जगाती हैं, बिल्कुल, कि भाई कुछ है, कुछ करना चाहिए, तो लोग जाहिर तौर से एक्टिव होते हैं। और उसी बीच आपकी पत्नी किरण जी भी जो है वो बीजेपी के टिकट पर आए, तो वो एक चीज है जो शायद आपको लगता है कि किरण ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था, ऑफिशियली ज्वाइन किया था। मैं जी, आप शायद 1 या 2 बार मैंने ट्वीट पे देखा था, आप 1 या 2 बार ही प्रचार करने गए थे, ज्यादा प्रचार करने भी नहीं गए, 1.5 दिन के लिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस बीच ये जो पूरी कड़ी थी, क्या इसमें आपको लग रहा था कि कुछ करना चाहिए, देश में बदलाव होना चाहिए? बहुत मुझे लगा था, और जितने भी मेरी ये सोच है, देखिए एक्टिंग जो है वो मेरी पर्सोना का एक अंग है, मेरा पर्सोना नहीं है। तो एक्टर से नाम जुड़ जाने का कोई मतलब नहीं है, यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन एज ए पर्सन। तो जब करप्शन करोड़ों की तादाद में जा रहा था, मतलब 3G और फिर CWG कॉमनवेल्थ गेम का, और इसके बारे अलावा कोई बात ही नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात थी कि इस बारे में, उसके ऑपोजिट में एक देयर वाज अ 3 times elected चीफ मिनिस्टर हु वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया, वाज टॉकिंग अबाउट, देखिए एक तो होता है जो वोट होता है कि सेकंड टर्म नहीं देते इनको, क्योंकि अब ये फर्स्ट टर्म जीत गए हैं तो सेकंड टर्म नहीं देते हैं, मगर देयर वाज अ रेवोल्यूशन, दैट्स व्हाई 282 सीट्स केम। और किरण ने कम से कम कोई 3 साल पहले ऑफिशियली, जब किरण न्यूज़ देखती थी तो वो ऐसा कहती थी हमेशा, ये मुझे भी बीजेपी वाले थोड़ा बहुत फ्रैंक लगते हैं, मुंहफट लगते हैं, बट बोलते सही हैं। तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा आपको कौन रोक सकता है। तो देन शी वेंट एंड ज्वाइंड ऑफिशियली इन अ फंक्शन विद अरुण जेटली जी। मैं उस फंक्शन में भी नहीं गया था, नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो, बट ये उनका ना था, क्योंकि वो टीवी पर जब भी डिबेट बहुत जोश में रहने लगी किरण जी की, नहीं ऐसा बोलना चाहिए, ये ऐसा क्यों कैसा कह रहा है, मतलब इट बिकेम ऑब्सेसिव। और जिस दिन इलेक्शन होने वाले थे, जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बीजेपी की मीटिंग थी, उस दिन कोई 1 बजे करीब किरण जी को अरुण जेटली जी का फोन आया कि आप, अगर हम आपको चंडीगढ़ से लड़ाएं तो आप रेडी हैं? तो उसने कहा मैं तो ऐसा तो नहीं, मैं आपको 2-3 घंटे में फ़ोन करती हूँ। फिर 2-3 घंटे बाद उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा अगर आप इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं तो आपको फिर लोकसभा में इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो भी उसका हाल है। दोनों की सहमति थी मतलब? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब हम एक दूसरे को पूरी आज़ादी जिस तरह की चाहिए होती देते हैं। और फिर बात ख़त्म, उन्होंने बोल दिया और हम रात को टीवी देख रहे थे
और टीवी पे सडनली किसी का फ़ोन नहीं आया कि आप लड़ रही हैं या आपका नाम हो गया है या कंफर्म हो गया। टीवी पर सडनली वो टिकर चलने लगा, किरण खेर चंडीगढ़ से। तो मैंने कहा तुम तो लड़ रही हो। एंड दैट्स हाउ शी वेंट एंड फिर मुझे उससे पहले बताना चाहता हूँ कि हर इलेक्शन में किसी ना किसी पार्टी से मुझे टिकट मिलने की ऑफर आया है। प्रचार करने का हमेशा ऑफर आया है। पैसे भी देते हैं प्रचार करने के लिए, आपको पता है काफ़ी लोग पैसे लेते हैं और प्रचार करते हैं, मगर मैंने कोई प्रचार नहीं किया किसी का, ना ही किसी से टिकट लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल जो बोलना चाहता हूँ मुझे बोलने का हक है, इस देश ने मुझे दिया है। तो सिर्फ किरण जी के लिए मैं इलेक्शन का कैंपेन करने गया था, वो भी 1.5 दिन के लिए। बिल्कुल। पहले दिन हमको अंडे वंडे पड़े थे हमारी गाड़ी पर और काले झंडे दिखाए थे लोगों ने, मगर वो 70,000 के मार्जिन से जीती। और मैं कहना चाहूँगा बड़े ही अभिमान से कि जिस शिद्दत से किरण जी मेंबर पार्लियामेंट का रोल निभा रही हैं अपनी ज़िंदगी में, वो वाकई सराहनीय है। चंडीगढ़ में? वो चंडीगढ़ में होती हैं, वो चंडीगढ़ में ही रहती हैं या पार्लियामेंट में। उनका पार्लियामेंट में आई थिंक अटेंडेंस का ही कम से कम रिकॉर्ड उनका कुछ 89% या 90% है। जी। सो मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है कि किरण जी बीजेपी की हैं इसलिए आप वो या ऐसा नहीं है। मोदी जी। हाँ, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से दैट कि व्हेनेवर आई हियर मिस्टर मोदी स्पीकिंग, जब भी मैं उनके भाषण को सुनता हूँ, एक पहली 2 चीज़ों का मुझे एहसास होता है कि इनको हिंदुस्तान के बारे में कितना ज्ञान है और हिंदुस्तान के हर पहलू के बारे में कितना ज्ञान है, चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हो, चाहे वो धार्मिक पहलू हो, चाहे वो इवन अभी वो सूफी फेस्टिवल में बोले थे, तो क्या बोले वो सूफी फेस्टिवल में, और फिर वो विदेश में जाके बोले हमारे बारे में और हम देश के बारे में। तो एक मन में एक आदर भाव जागा बहुत दिनों बाद किसी एक लीडर के लिए। मैं इस पे आऊँगा, क्योंकि आपने जो अभी जो मुद्दे उठाए उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इंटॉलरेंस की बात हुई और जो आप जो मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं वो सब बात करूँगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अनुपम खेर जी के साथ ही सीधा संवाद इस ब्रेक के बाद जारी रहेगा। सीधा संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जाने माने फिल्म स्टार, फिल्म कलाकार और लाखों लोग जिनके फॉलोअर हैं पूरे देश में, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उनकी राजनीतिक सक्रियता के लिए भी, उन्हीं अनुपम खेर साहब से बात कर रहे हैं। अनुपम खेर साहब, आपने कई सारी बातें कही सहिष्णुता की, पीएम की, मैं उन सब पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि आपने दरअसल जैसे आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, आपने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुपम खेर एक ऐसे शख्स रहे, एक ऐसे फिल्म स्टार रहे, एक ऐसे कलाकार रहे जिनको सबका प्यार मिला। जब आप कॉमेडी में आए तब, जब आप विलेन बने तब लोगों ने भरपूर प्यार दिया, आपके ऊपर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन जब से आप राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, लोग, ऐसे लोग जिनकी कोई क्रेडेंशियल नहीं है, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो भी आदमी खड़ा होकर अनुपम खेर के खिलाफ 2 शब्द बोल देते। तो आपको नहीं लगता लोगों का प्यार इस तरह से आपने खोया या फिर आप सीधा खतरा मोल ले लिया? मेरे फादर जो थे वो क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मगर एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहाँ अपने मन की बात बोलने की जो स्वतंत्रता थी वो सबको दी जाती थी। और मेरे दादाजी, एक बहुत अच्छी 2-3 कहावतें उनकी बहुत मशहूर थी, जो धीरे धीरे जैसे मैं उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे समझने लगा। उन्होंने कहा था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। मैं 37 रुपया लेकर बॉम्बे पहुंचा था सर। अब 3 साल मैंने बहुत भटका, मैं काम नहीं मिला, मतलब सड़कों पे रहा, छोटे चौल में रहा, किसी पर एहसान नहीं किया, मगर मैं अपने बलबूते पे जो भी बना, सारांश में मिला रोल, फिर निकाल दिया गया, फिर वो है ये सब फलाना दिमकाना। तो 31 साल की जर्नी में जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे हमेशा करते रहेंगे। जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब इसको पसंद नहीं करना है, उनको मैं पसंद करवा नहीं सकता अपने आप को। आप साधु बन जाएं, संत बन जाएं, आप सबके तलवे चाटने शुरू कर दें, तब भी 5 लोग कहेंगे कि क्या। वो मेरे दादाजी कहानी सुना करते थे ना, वो गधे की और बाप और बेटे की जी। कि पहले बाप बैठा और फिर किसी लोगों ने कहा तो ऐसा है। तो पहली बात, मैं उस बात से डरता नहीं हूँ। जहाँ तक उंगली, हाँ मेरे अभी बहुत सारे लोग जो हैं मेरे चाहने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ट्विटर पे खास कर पे कि बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं लोगों की चाहत के लिए अपने आप को बुरा महसूस करने लगूँ, इट्स नॉट वर्थ इट।
और जितना ज़्यादा, वो है ना एक अंग्रेजी की कहावत कि आई बिल्ट माई कासल्स बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी, जी, कि मेरे ऊपर जो पत्थर फेंकते हैं मैं उन पत्थरों से तो मैं अपना महल बना रहा हूँ। और जितना ज़्यादा सच बोलो उतना ज़्यादा अपनी ताकत का एहसास होता है। नहीं अनुपम जी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि देखिए आपको 2004 में पद्मश्री मिला, किसी ने आप पर उंगली नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा, सबने कहा आप डिजर्व करते हो और पूरा देश मानता है कि एक्टिंग के मामले में अगर आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। अब जब 2014 में आपको 2016 में आपको जब पद्म भूषण की घोषणा होती है, तब लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपको ट्विटर पर ट्रोल किया जाता है, फिर बीच में आपका एक ट्वीट निकाल लिया जाता है कि भाई आपने 2010 में ऐसा कहा था पद्म अवार्ड के लिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसे अगर आप पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे तो शायद ऐसे एक्टर एक्ट्रेस को मिला है जो जिनको एक्टिंग का भी शायद ABCD भी नहीं सीखा, उनका कोई बैकग्राउंड था मिला, पर अनुपम खेर के ऊपर उंगली उठ जाती है। तो फिर आपको लगता नहीं कि आप अननेसेसरी इस ट्रबल में घुस गए? सर कभी कभी लाइफ में एक कुकून से निकलकर बात करना बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी बात, ये कितने लोग हैं, 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे जो बेचारों की ज़िंदगी इसी बात में प्रूव करने को लग गई होगी कि मुझे पद्म भूषण कैसे नहीं मिला। तो कैन यू इमेजिन कितने दयनीय स्थिति में हैं वो लोग। तो इसलिए अगर या तो मुझे डांसर के लिए मिलता तो मैं सोचता यार तो मुझे डांसर के लिए मिल गया, या पेंटिंग के लिए मिलता, मैं तो पेंटर हूँ ही नहीं, मुझे एक्टिंग के लिए मिला है, मुझे पता है मैं क्या जानता हूँ, मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या मेरा तो इसलिए वो प्रूव करने की तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि साहब मुझे ये लोग क्या बोल रहे हैं। जहाँ तक 2010 के ट्वीट की बात थी, उस दिन उस साल किसी एक ऐसी शख्सियत को मिला था पद्म भूषण जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, फ्रॉड के केसेस थे, हिंदुस्तान में उनको आने की अनुमति नहीं थी। तो वो उसका रिएक्शन था। अभी तो हर एक का कोई ट्वीट निकाल के कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप से जब तक मैं झूठ नहीं बोलता तब तक मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ट्रोल लोग करते हैं ट्विटर पे तो आप उसकी परवाह नहीं करते? मैंने मेरे कोई 67 लाख फॉलोअर्स हैं। मैंने पिछले 6 साल में सिर्फ 2 लोगों को ब्लॉक किया। हाँ तकलीफ होती है पढ़ के कि जो लोग कोई भी, फिर मैं उनका देखता हूँ या तो उनका अंडा बना होता है उनकी शक्ल की जगह या उनके फॉलोवर एक होते हैं, या मुझे लगता है कि ये लोग बैठे हैं अब इनका प्रोफेशनल काम ट्रोलिंग का हो गया है, तो उनसे क्या डरना। वही बात है ना कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। कल जब तमगा लगेगा पद्म भूषण का और जब मेरा माथा चमकेगा तो मुझे पता होगा राष्ट्रपति जी से आंख मिलाते हुए कि सही हुआ है। लेकिन ये बताइए कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा, चाहे इंटॉलरेंस की बात हो या अवार्ड वापसी की बात हो या JNU का मसला हो, शशि थरूर के साथ आपके ट्वीट पे कई बार ऐसा लगता है कि इस केंद्र सरकार को या फिर मोदी जी के ऊपर जो भी अटैक करता है आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और आप एकदम, आपने जज साहब को भी भरी सभा में जो है जिस तरह से करी सुना दी, लोग हैरान थे कि मतलब अनुपम खेर को इतना गुस्सा क्यों आता है? अनुपम खेर को क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? पागल हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वी आर इन अ वर्ल्ड, हम एक ऐसे मंच पर हैं इस समय जहाँ पर हर एक को कुछ ना कुछ कहने की एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अप। आप अच्छा बोलें किसी के लिए, बुरा बोलें किसी के लिए, बट जो महसूस करें उसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। वो मेरी कलकत्ता की स्पीच क्यों वायरल हुई? नॉट बिकॉज मैं बहुत अच्छा बोला, बट करोड़ों लोगों ने वो सोचा कि ये जो बोल रहे हैं अनुपम खेर, ये मैं महसूस करता हूँ। वरना ऐसा तो इसमें सेंसेशनलिज्म कुछ नहीं था। जहाँ तक जस्टिस गांगुली को बोलने की बात थी, मुझे महसूस हुआ कि भाई एक इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज रह चुके हैं, वो जो बात कह रहे हैं उससे प्रभावित लोग होकर ये गलत एटमॉस्फेयर जा रहा है कि जी फलाने आदमी को फांसी नहीं होनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। तो वही बात आ गई ना कि सच बोलो तो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक मोदी जी की बात है, अब मैंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर कोई अपोजिशन का लीडर मुझे ये महसूस कराए कि वाह क्या बात है, तो मैं उनका भी भक्त बन जाऊंगा, उनको भी मैं प्यार करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं तो चाचा नेहरू जी जिंदाबाद, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, लाल बहादुर शास्त्री जिंदाबाद, अब्दुल कलाम जिंदाबाद, सचिन तेंदुलकर जिंदाबाद, अमिताभ बच्चन जिंदाबाद, दिलीप कुमार जिंदाबाद।
तो अच्छाई को अप्रिशिएट करने के लिए जस्ट बिकॉज उनके प्रोफेशनल राइवल्स हैं, हाउ डज दैट चेंज माय फीलिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन? मोदी जी से पहले आप किस राजनेता से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? अगर आई थॉट माय होल चाइल्डहुड वाज बिकॉज ऑफ व्हाट चाचा नेहरू हमारे स्कूल में सिखाया था। लाल बहादुर शास्त्री से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। उनकी एक स्पीच थी, वो छोटे से थे, वो फ्रेम उनका फ्रेल जैसा था, और उन्होंने एक स्पीच दी थी जो फिल्म विजन में दिखाई जाती थी उन दिनों, या दूरदर्शन में शायद दिखाई जाती थी, और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हर वॉर में, शिमला में हर वॉर में हमको रात को वो खाई खोदी जाती थी, और बिकॉज पाकिस्तान के वहाँ पर और वो सायरन बजता था और उसमें डाल दिया जाता था। मैं काफ़ी हद तक जब शुरू में राजीव गांधी बन के आए थे तो एक नई होप लेकर आए थे जी। आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या बात है। उन्होंने एक बार उनकी स्पीच थी, आई थिंक ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू बनी जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक भाषण दिया था, मुझे अभी भी याद है। और मतलब उसमें सिर्फ कटाक्ष नहीं था, उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था कि भाई कांग्रेस आए यानी कांग्रेस मैं, कांग्रेस यू यानी कांग्रेस तू, तो इनमें तू मैं होती रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो आई थिंक वी हैव हैड ग्रेट लीडर्स, वी हैव हैड फिनोमिनल लीडर्स। बॉलीवुड में जब ये इंटॉलरेंस वाला अवार्ड वापसी वाला शुरू हुआ, तो आपने अपने जो आपके बॉलीवुड के साथ के लोग थे, आपने उनको भी नहीं छोड़ा, किसी को बख्शा नहीं। लोग अक्सर देखते हैं कि अपनी जो फेटर्निटी होती है उसको लोग छोड़ देते हैं कि भाई वहां पे नहीं बना, आपने वहां पे भी एकदम डायरेक्ट आपने जवाब दिया। तो क्या इसमें कोई दो राय नहीं, बॉलीवुड में डबल स्टैंडर्ड होते रहे हैं? आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड के कारण आपको? नहीं ऐसा नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजें समझने के लिए एक खास उम्र से गुजरना भी जरूरी होता है, एक खास मेच्योरिटी से भी गुजरना जरूरी होता है। कुछ चीज़ें समझने में, बिकॉज आई एम नॉट पोलिटिकली इंक्लाइंड, सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। हुआ ये कि जब 2014 के इलेक्शन होने वाले थे तो पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक कैंपेन निकाला गया, कुछ लोगों ने निकाला, 70 लोगों ने उस पर साइन भी किए थे कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। वो पहला डिवाइड मैंने अपनी लाइफ में देखा था, और मुझे वो अजीब लगा कि उससे पहले 29 साल मैंने काम किया था। फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही सेक्युलर है, कोई पता नहीं लगता कि इसमें ये कैमरामैन पीछे ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, और स्पॉट बॉय कौन सा है, बूम गाय कौन सा है। तो वो पहली बार हुआ था। फिर आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि यार मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात नहीं करूंगा। सेलेक्टिव हैं कुछ लोग, आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं हूँ, बाकी जो हैं वो लोग तो हैं। और जहाँ तक खुल के बोलने की बात है, आई थिंक इट्स टाइम दैट पीपल शुड टॉक व्हाट दे थिंक। हाउ डज इट मैटर? भगवान हमारे शरीर को और हमारे मानसिक शक्ति को बरकरार रखे। मैं उन 90 साल की उम्र तक काम कर सकता हूँ। और बात डर का होता है, डर होता है कि अगर मैंने बात बोल दी तो मुझे दो चीज़ें नहीं होंगी, काम नहीं मिलेगा, कि जो लोग जो लोग कह रहे हैं कि यार ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है या हमारे को सूट करती बात नहीं करेगा। तो मैंने 500 फिल्में कर ली हैं, कोई किसी का ना मैं भतीजा था ना मैं किसी का चाचा था, तो आगे भी कुछ 100 फिल्में और कर लूंगा, कोई ना कोई तो काम देगा ही ना। बिल्कुल, वो तो मिलेगा। लेकिन मीडिया को लेकर भी आप काफी पिछले कई समय से थोड़ा सा आपको लग रहा है कि दुख है, सिलेक्टिव है मीडिया, सिलेक्टिव, क्योंकि आपने सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि आपने विदेशी मीडिया पे भी एक आरोप लगा दिया कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इंडियन मीडिया को लेकर भी गलत हीरो को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इंडियन मीडिया ऐसा कर रही है। ये आपको लगता है? क्यों ऐसा आपको लगता है? सच है ये, कब से लगा? सच है। देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण है अभी हाल में ही, अभी जिस डेंटिस्ट को मारा गया, डॉक्टर नारंग कि खतरनाक तरीके से उसके बच्चे के सामने, उसकी बीवी के सामने उसको कुछ लोगों ने आकर पीटा, तो कुछ चंद गिने चुने पत्रकारों ने पहला ही ट्वीट ये डाल दिया, ये रोड रेज है। भाई पहली बात तो आप क्यों इसको डिसाइड कर रहे हैं? अगर ये रोड रेज है तो जो पहले कुछ कांड हुए वो पब्लिक आउटरीच क्यों नहीं था? आप मत डिसाइड करिए ना। तो ये जब ये डबल स्टैंडर्ड्स लोगों के नजर आते हैं तो आई थिंक मुझे हालांकि शांत हो जाना चाहिए, मुझे हालांकि
चुप रहना चाहिए, मगर कभी कभी तकलीफ होती है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है मीडिया इस तरह से क्यों? क्योंकि हमने देखा जेएनयू वाले इशू में भी हमने देखा कि कोर्ट ने साफ तौर पर एक बात कही कि ये मानसिक बीमारी है जिस तरह से देश के खिलाफ, लेकिन कोर्ट की बात और किसी भी लैब ने ये प्रूव नहीं किया कि देशभक्ति, देश के खिलाफ नारे नहीं लगे थे। फिर भी मीडिया का एक लगातार बड़ा वर्ग ये कहता रहा ये डॉक्टर टेप हैं, गलत प्रचार होता रहा। ऐसा क्यों मीडिया कर रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज लॉयल्टीज हैं, कुछ लोगों के प्रति लॉयल्टीज हैं, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उनके लिए ऊपर बहुत सारे फेवर किए होंगे, यही होता है ना कारण, वरना और क्या कारण हो सकते हैं? ये पर्सनल लॉयल्टीज हैं, पर्सनल लॉबीज हैं, पर्सनल चीज़ें हैं। किसी ने बड़ा अच्छा उस दिन बोला, उसने कहा यार ये मैं बाकी चैनल नहीं देखता, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, ये सच्ची बात है, बिकॉज देयर इज, यू जस्ट सी द न्यूज़। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इट। और जब निकल ही पड़ा हूँ तो फिर जो रास्ते में आ रहा है उसको अगर मुझे लग रहा है कि ये, हालांकि मैंने कोई क्रूसेड नहीं शुरू किया हुआ, मैं बहुत अपने आप को बोलता हूँ कि मत ना रिएक्ट कर, अब ओम शांति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसलिए मुंह से निकलता है। जी जी जी। तो मगर है डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और जितना ज्यादा आप देखते चले जाओ उतने ज्यादा आपको नजर आना शुरू हो जाता है। पर आखिरी में एक दो चीज़ें आपसे फटाफट जल्दी जानना चाहूँगा। आप क्योंकि एक कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वहाँ से जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया वो आपके दिल के बहुत करीब। तो मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। अगर इंटॉलरेंस का कोई जीता जागता उदाहरण है तो वो इस देश का कश्मीरी पंडित है, जिसको अपने ही देश में पिछले इतने 23 सालों से एज ए रिफ्यूजी रहना पड़ रहा है। तो मुझे मत आप दिखाओ कुछ अपने बातें, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दैट। उसको भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मुझे डिस्क्रेडिट करने में, जैसे मोदी जी को डिस्क्रेडिट करने में, या जैसे सचिन तेंदुलकर जब नहीं अच्छा खेलता तो उसको डिस्क्रेडिट करने में पूरी टीम जुट जाती है। वो इतना कोशिश कर रहे कि तो कश्मीर में रही नहीं थे, तो जी शिमला में पैदा हुए थे, हाँ जी, ये तो इनको तो इसलिए पद्म भूषण मिल गया, इसलिए क्योंकि ऐसा किया। अब इन्होंने वहां पर जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जब नारे लगने शुरू हो गए तो इन्होंने अपने गूंज बुला लिए थे। और फिर इतने दिनों में मैंने इतने बड़े बड़े पत्रकारों को अपने बारे में लेख लिखते देखा है कि मुझे हंसी आ गई कि सडनली देश का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं ही हूँ कि ये लेख लिखते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ उनको शूट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अनुपम जी, मैं कश्मीर वाले इसलिए क्योंकि अब आपको उम्मीद है क्योंकि पीडीपी बीजेपी की फिर से वहाँ सरकार बनने की संभावना बन गई है, आप उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप बीजेपी या केंद्र सरकार, आपकी पत्नी बीजेपी की सांसद है, आप उम्मीद करते हैं कि कश्मीरियों की घर वापसी हो या कश्मीरी पंडितों की स्थिति बदले, उसके लिए ये सरकार कुछ करे? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली। मंशा अगर हो तो कुछ भी, कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है। देयर आर सम, आई एम श्योर देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सरकार से मेरी गुजारिश है, बिकॉज दे आर द मेन पीपल अलॉन्ग विद पीडीपी दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन doing something constructive about the Kashmiri Pandits. It's important. या उनकी रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, या उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अपने देश में ये रिफ्यूजी हैं, ताकि उनको एटलीस्ट वो चीज़ें तो मिलें। एक आखिरी बात आपसे, आप अनुपम खेर जी को कहाँ आप देखते हैं? हालांकि आपने एक बात बार बार कही है कि आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। फिल्मों में आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली अब आप क्या अचीव करना चाहते हैं? पद्म भूषण आपको मिल ही रहे, तो अब क्या अचीव करना चाहते हैं? सर अभी तो लाइफ का इंटरवल हुआ है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना तो है। क्या एक एम कुछ आपको कुछ नहीं, आई थिंक आई एम एट द मोस्ट अमेजिंग स्पेस ऑफ माई लाइफ। जो मेरे मन में होता है मैं बोल सकता हूँ, उसकी आज़ादी महसूस करता हूँ। जहाँ तक सम्मान मिल रहा है मुझे, मैं करोड़ों लोगों में से एक, वो 0.1% में से पद्म भूषण मिलता है, तो वो इसलिए मिला है बिकॉज मैं इस देश में, इस देश ने मुझे दिया है। ये भावना देश से आती है। एक वरना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा कल राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण हासिल करेगा, अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और ये सिर्फ इसी देश ने मुझे दिया है। मैं बहुत सारे देशों में घूम चुका हूँ, जो देश, हमारे देश में जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, और ये इस देश की ताकत है, और ये
हर इंसान को, हर भारतवासी को समझना चाहिए, आपके एजेंडा कुछ भी हो, मगर ये बात तो मत कहो कि सर मेरे देश में इंटॉलरेंस है। भारत सबसे ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको अनुपम जी, आपने इतना कुछ अचीव किया। हम उम्मीद करेंगे इंटरवल के बाद जो आपका अगला वो और ज्यादा थ्रिलिंग हो और ज्यादा आपको ऊंचाई पर ले जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।